हेलो दोस्तों। तो सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो है 21 दिसंबर 2021 का जो पेपर है वो, ठीक है। इससे पहले भी कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि सी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए, आपको क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विकास, फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। विकास क्या है? और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके आंसर की भी पड़ी हुई है। तो विकास क्या है? एक दिशीय या एक आयामी विकास होता है, या एक दिशीय होता है, या फिर में बदलाव किया जा सकता है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण प्रभावित या पूर्व निर्धारित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो आनुवंशिकी की बात करें तो आँखों का जो रंग होता है वो निर्धारित करता है, ठीक है। इस पर आनुवंशिकता पर डिपेंड रहता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। सीखने की वह प्रक्रिया कहलाती है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? मतलब अगर सामाजिक संस्थाएं जैसे कि विद्यालय है, तो उसमें अगर बच्चा प्रवेश करता है तो इस सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिपक्वता कहेंगे, यानी इसके लिए सामाजिकरण बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्राथमिक सामाजिकरण नहीं, ये बात करता है द्वितीय सामाजिकरण। अगर प्राथमिक सामाजिकरण की बात करता है तो परिवार होता। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर, जो कि पारंपरिक नैतिक, कोहलबर्ग के जो 3 स्तर दिए गए हैं ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब जो पारंपरिक नैतिकता है उसकी 3rd स्टेज की बात करी गई है। तो यहाँ पर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ये 3rd स्टेज की बात करता है। आज्ञा पालन और दंड, ये तो 1st स्टेज में आ जाते हैं। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा। जब बच्चा उस एज में होता, बाल्यावस्था में, और वो डिपेंड करता है कि आप उसको कोई भी चीज़ कहते हैं कि आप ये करिए, आप उसका मतलब उसको मोटिवेट करिए कि आप तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो वो इन चीज़ों पर ध्यान देता है। तो 3rd स्टेज होती है। नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है? मतलब वर्तमान परिवेश को समझ नहीं पा रहा और नए स्कीमा को असमर्थ, मतलब जो असमर्थ के कारण नए स्कीमा की रचना कर लेता है। तो ऐसी बात कर रहा है यहाँ पर समायोजन, एकोमोडेशन, ठीक है। जो इनके 2 वर्ड हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो यहाँ पर समायोजन की बात करता है, जो कि सही विकल्प है। नंबर 6 बात करेंगे। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? पियाजे के अनुसार कौन सा प्रत्यय, कौन से प्रत्यय की बात कर रहा है कि जो है सूचना को संगठित और प्रतिपादित, मतलब सूचना को संगठन कर लेना, है ना। तो ये स्कीमा इनका एक फेमस वर्ड है, स्कीमा, इसको सूचना के संगठन की बात करता है, स्कीमा। नंबर 7 है, रश्मि अपनी कक्षा में जो है विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर जो है विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है। सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्न में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो अगर यहाँ पर ग्रुपिंग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर रश्मि मतलब कौन से यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का जो है स्टेटमेंट लिया गया है, वो किससे संबंधित है, ये चीज़ जो दिया गया ऊपर। सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत है। लेव वायगॉत्स्की का सामाजिक, देखिए यहाँ पर बच्चे ग्रुपिंग में है, ठीक है। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास नहीं होगा, स्किनर का व्यवहारवादी भी नहीं होगा। यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिकरण की बात होती है, जो बात करते हैं लेव वायगॉत्स्की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम करेंगे। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है? मतलब पाढ़ जिसे मचान या ढाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा उदाहरण इसमें नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, मतलब अगर आप कौशल का प्रदर्शन करते हैं किसी के अनुकरण के लिए, तो ये तो एक ढाल या पाढ़ का उदाहरण है। रटना इसका उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया था।
बाकी इशारे संकेत मतलब थोड़ा सा उसकी हेल्प, बालक की हेल्प कर देना किसी चीज़ को सीखने में। तो रटना यहाँ पर कोई सीखने में हेल्प नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 3 यहाँ पर उपयुक्त कंडीशन दी गई हैं शिक्षा शास्त्रीय पद्धति के लिए, बट एक यहाँ पर नहीं दी गई है, वो चूज़ करना है। बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सामूहिक सहयोगिता, ये भी जो है करेक्ट है। और प्रयोगात्मकता, ये भी करेक्ट है। मतलब शिक्षा शास्त्र में प्रयोगों की बात की जाती है, चीज़ें प्रैक्टिकली हों वो, क्योंकि बच्चे उसमें सीख पाते हैं अच्छे से। तो जो वेधन और दोहरावा ये नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जो है सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा। जो सामान्य बुद्धि का विचार है उसे नकार दिया और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस सीधे बात कर रहा है। तो आप मल्टीपल इंटेलिजेंस से परिचित सुन होंगे, किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संरचनावादी कक्षा में जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा है ना, तो इस कक्षा में किस पर जो है किस स्तर पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो किस स्तर पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो संरचनात्मक मूल्यांकन पर जो है महत्व दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ संरचनावादी है तो जाहिर सी बात है संरचनात्मकता की बात करेगा। नेक्स्ट देखिए कुछ ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, सीधे पढ़ के आपको नहीं भी पता है तब भी आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उनके अनुसार जो निजी संवाद बालक जो बात करते हैं, है ना, प्राइवेट स्पीच जिसे कहते हैं वो, तो ये क्या है, बच्चों में आत्म केंद्रियता का द्योतक होता है, या फिर बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक होता है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो यहाँ पर जो विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 वाला, क्योंकि जटिल कार्यों में जब बच्चे उसको व्यवहार के संचालन में सहायता करते हैं, मतलब जो कोई भी काम कर रहा होता है बालक तो प्राइवेट स्पीच करता है, उसको संचालन में वो हेल्प करता है। नंबर 13 है क्वेश्चन, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनको मतलब गुलाबी कपड़े पसंद होते हैं या फिर उनको गुड़ियों से जोड़ दिया जाता है, और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता था और इस बार भी देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर सीधे भी कहीं भी पक्षपात करने की बात है लड़कियों और लड़कियों में, तो जेंडर रूढ़िवादिता करेक्ट ऑप्शन रहेगा नंबर 4। नेक्स्ट है कथन और कारक से बात की गई है, तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। मतलब ज्यों कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे तो ज्यों का त्यों पुनः अगर उत्पादित करते हैं तो असफल मानी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल करेक्ट है। तो ए तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दूसरा है जानकारी को पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। जानकारी का अगर पुनः उत्पादन करते हैं तो बच्चों को सीखने में ये अर्थपूर्ण द्योतक है, तो ये यहाँ पर गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में जो है, अब देखिए संरचनावादी से 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। अध्यापक और छात्रों की भूमिका पूछ रहा है। तो कक्षा में शिक्षा और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय नहीं, बिल्कुल गलत। छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय, बिल्कुल गलत। अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील, तो ये यहाँ पर विकल्प बनेगा करेक्ट 3rd नंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों सक्रिय होने चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।